Good morning, sir. Very good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. How is everyone? Fine, sir. How are you, sir? I am absolutely fine. देखो जाड़ा आ गया है. Yes, sir. Sir, आपको देख के सबसे ज्यादा लग रहा है कि जाड़ा आ गया है. बाहर आप निकलेंगे तो लगेगा. हाँ. So पहली क्लास आज हुई थी. अभी आशीष सर की आई थिंक क्लास हुई थी ना. Yes, sir. सारी क्लासेस हुई हैं. ओके. लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, मतलब आई बिलीव सो आज आए क्योंकि. Yes, sir. राइट. So then the students must be joining. I think so. क्योंकि अभी सिर्फ 11 बच्चे आए हुए हैं till now. जैसे ज्वाइन कर रहे होंगे क्योंकि सर आशीष सर की क्लास में अच्छी स्ट्रेंथ थी आज. Okay. Wonderful. जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं किसी को कुछ बात करनी है? नो सर. अरे तो प्लेसमेंट वाला तो गड़बड़ी हो गया हम लोगों का. हाँ, आपका फिर वापस बीच में उतरना पड़ा. क्या हुआ इशिता उस दिन? उतरे नहीं थे सर. फिर लखनऊ पहुंच सर हम बाराबंकी पहुंच गए थे. मेरी 4 बजे की ट्रेन थी. अच्छा. मेरी 2:30 बजे की ट्रेन थी सर. तो मैं पहुंच चुकी थी बाराबंकी तक. ऑलमोस्ट बाराबंकी एंटर कर रही थी जब मैसेज आया उनका. तो सर वहां से वापस आने का कोई मतलब ही नहीं था. हाँ, आप तो लगभग लखनऊ आ ही गए फिर. तो आ ही गई थी. सब पुष्कर गोंडा से वो बाराबंकी क्रॉस कर चुका था. उसका कॉल आया मेरे पास. फिर सर सब लोग ऑलमोस्ट वैष्णवी पहुंच ही चुकी थी ऑलरेडी. अपीयर्ड. वो तो ऑलरेडी अपीयर्ड थी वहां पे. हाँ. बाकी लोग पहुंच ही चुके थे. तो सर हम भी पहुंच ही गए वहां. क्या करते. फिर से नेक्स्ट डे वापस आ गए घूम घाम के. That was the unfortunate सर part. मैं भी अयोध्या तक पहुंच गई थी तब जाके मैसेज आया. हाँ. तो दर्शन किए फिर आपने. वहीं उतर गए कि यहाँ लखनऊ आए? सुचित्रा, आप फिर लखनऊ आए कि उतर गए अयोध्या में ही? तो मैं फिर पहुंच गई थी. दूसरे दिन रिटर्न आ गई. ओके. उसके बाद सर फिर यही था कि फिर मनीष सर से भी सॉर्ट आउट हुई चीजें. फिर मनीष सर से भी बात हुई. उन्होंने बोला कि अब ऐसे मतलब अचानक हर उसके लिए आने की जरूरत नहीं. और अगर आप आ रहे हो तो आप कॉलेज हॉस्टल में रह सकते हो. यहाँ हम अकोमोडेशन आपका देख सकते हैं. हाँ. और ना हो तो आप मतलब क्या कहते हैं. तो बस मेरा एक ही उनसे रिक्वेस्ट था कि अगर ऑफलाइन कोई होता है सर तो अगर वो कंसेक्यूटिव डेज में अगर वो रख लें. मतलब जैसे एक दिन सेट कॉस्ट का रख दिया, एक दिन IPHS का रख दिया और भी कोई लखनऊ का हुआ. अगर कंसेक्यूटिव 2-3 डेज रख दे तो एक ही बार में आके हम लोगों का मतलब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं. बार आना. लेकिन मनीष ने बोला कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि कोई कंपनी उस दिन आने के लिए तैयार होती है, कोई नहीं तैयार होती है. मनीष सर ने बोला हम लोग. स्टाइलिन सर ने मुझे बोला कि हम लोग भी शादी में लड़की वालों की तरह हो जाते हैं. लड़के वालों के सामने हाथ झुका के खड़े ही रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. नहीं, कहना तो बिल्कुल ठीक बात है बट आई बिलीव कि इससे तो बस सभी लोग क्रिटिकल सिचुएशन में थे सर. हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते. तो बस इसमें यही चीज पॉजिटिव निकल के आई कि वो तो अच्छा हुआ हम लोग को पहले पता चल गया कि उनको ऐसा हुआ है. सब मिल लिए होते, रिक्रूटमेंट हो गया होता और उसके बाद पता चलता सर क्वारंटीन भी होना पड़ता. तो सर तब और दिक्कत हो जाती. ये सोच के तो ये भी लग रहा है कि अगर कॉलेजेस ऑफलाइन शुरू हो गए देन स्टिल इट इज अ रिस्क. हाँ सर रिस्क तो है ही सर.
आप और सर सबसे ज्यादा रिस्क इस चीज का लगता है कि हम शायद फाइट कर जाए, हम इम्यून हैं, बट जरूरी नहीं है हम घर पे जाके जिन लोगों से मिल रहे हैं या मेरे वजह से जिन लोगों को हो रहा है वो लोग उतने इम्यून और वो लोग उस चीज को फाइट करने के केपेबल हैं कि नहीं। तो सर इसमें सबसे ज्यादा डर खुद के लिए नहीं, अपने घर वाले या अपने दूसरे लोगों के लिए लगता है। बिल्कुल सही बात मतलब है। वो गिल्टी कॉन्शियस बहुत ज्यादा। सर अभी रिसेंटली मेरे एक मैटरनल अंकल हैं, तो उनकी डॉटर इन लॉ के मतलब मेरी भाभी के पेरेंट्स आए हुए थे उनसे मिलने, ऐसा दे बोथ वर पॉजिटिव, मतलब उनके पेरेंट्स, अच्छा उसके वजह से दे ऑल आर सेफ एंड माय मामा पास्ड अवे। यस इट इज वेरी। तो सर आप इसके लिए आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ। और आप बस यही है कि बेटर है कि आप ऑफलाइन ही रहे, सब ऑनलाइन ही रहे, सब लोग ऑफलाइन ना हो। और सर हम जिस ट्रेन से गए थे सर दरभंगा, यहाँ से जाती सर दरभंगा कोविड स्पेशल, सर इतने ज्यादा उसमें लोग थे, मतलब एसी में रिजर्वेशन के बाद भी सर हम लोग के पैर के पास लोग बैठे हुए थे। ओह अच्छा। और सर इतनी ज्यादा रश थी सर, फिर ऐसी सिचुएशन सर उसके बाद जाके पेरेंट्स लोगों से मिलने से भी लगता है कि नहीं कुछ दिन थोड़ा दूर ही रहे तो बेटर है, क्योंकि हम लोग तो एकदम एक्सपोज्ड सिचुएशन से जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैंने मनीष सर से बोली कि सर बार बार हम लोग जैसे निकल के एकदम एक एक्सपोज्ड उसमें आ रहे हैं, फिर हम लोग घर जा रहे हैं। जी बेटा, हम लोग बहुत कुछ घर लेके जा सकते हैं सर, मत ऐसा करिए, आप ऑनलाइन ही रिक्रूटमेंट रखिए सर। नहीं बेटा, जो स्थिति हुई थी आई बिलीव कि मतलब हम सबको इससे सबक सीखना चाहिए, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ इस चीज को लेकर कि अपने भाई हमारे साथ जुड़े हुए हमारे घर के लोग भी हैं, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि ये सबके लिए सबक है, चाहे वो प्लेसमेंट सेल हो, चाहे हम इंडिविजुअल हो, जितने भी लोग हैं हम लोग सबके लिए एक सबक की तरह ये चीज है। सो मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, एंड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही है कि इट्स वी शुड बी सेफ। सो अगर ऐसी स्थिति आ जाती, मान लेते हैं जो कंपनी वाले थे अगर वो पॉजिटिव होते और हम उनसे इंटरेक्ट करते, देयर वाज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हम अपने घरों में जब जाते तो वी डोंट नो क्या होता। सो आई थिंक ठीक है, कुछ उससे थोड़ा सा हम लोगों को दौड़ भाग हुआ, बट स्टिल वी आर सेफ, एंड दैट इज द बेस्ट एंड पॉजिटिव पार्ट व्हिच आई फील। ओके सर जान है तो जहान है सर, बस और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ क्या आपके साथ हुआ, आपके लिए भी अचानक जब पता चलता है ना तो बहुत ही क्या कहते हैं, गुस्सा भी आता है। सर बहुत गुस्सा, सर गुस्से से ज्यादा ये अफसोस ही हो रहा था कि मैंने जब पहले दिन कॉल किया तब ऐसा कुछ भी, मतलब मैंने शाम में 7 बजे उनसे बात की है, उसके बाद मैंने ग्रुप पे, उन्होंने बोला कि आप ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए, तब मैंने जाकर ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज डाला कि हाँ कल होगा। अब उसके बाद सुबह अचानक, अब सर इसमें हम रिक्रूटर को भी कुछ नहीं बोल सकते, मैं भी उनको ऐसा कुछ, भाई अब वो फेस ही कर रही है तो हम उनको भी कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, हम कॉलेज अथॉरिटी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, उनको खुद को नहीं पता था जी। हम लोग भी बीच में टसल की तरह एकदम फंसे हुए थे। नहीं तो बस ठीक है सर, ओवरकम द सिचुएशन, अब सर जो भी है। बट बस मुझे कंपनी का ये चीज बहुत ड्रॉबैक लगा कि दे वर नॉट एबल टू अरेंज ऑनलाइन। यू कैन नॉट से सो कि रीजन यही था कि वो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे। काफी कंपनीज ऐसे भी होती है ना बेटा कि उनको ये लगता है ना जैसे आमने सामने बात हो तो वो बेटर असेसमेंट कर सकते हैं। आई डोंट नो वेदर इट वाज द रीजन कि वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे, कि वेदर इट वाज द पॉसिबिलिटी कि जो है उनको they said कि whatever I had a word with Stalin sir, then Stalin sir said he has a word with HR, then HR said that we were all ready for the offline process and we were not ready for the online process, so we cannot arrange anything online now. Okay. Then Stalin sir said that you arrange it in take 24 hours, 48 hours and do it after that. Then they said that all the staffs have been quarantined and the sanitization process is going on, so jab tak wo log ek jagah nahi hote and nothing planning is done, so it cannot be done. So maybe it needs a planning or something like that, so that maybe later on wo conduct kare is cheez ko, maybe later on conduct kare is cheez ko. नहीं ठीक है, मैं भी अपने आप को मैं समझ नहीं पा रहा था। द मैक्सिमम व्हिच आई फेल्ट वाज दैट आई कुड टॉक ओनली विद मनीष जी,
और मेरी उनकी बात हुई एंड आई बिलीव ही ट्राइड हिज बेस्ट व्हिच ही टोल्ड मी, बट थिंग्स कभी कभी ऐसी हो जाती हैं शायद एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, सो मे बी दैट मे हैव बीन द रीजन, आई कैन नॉट से, बट स्टिल इट वाज अ समथिंग व्हिच वी सेड कि अनएक्सपेक्टेड हुआ एंड होपफुली अब आगे और प्रिकॉशन रखना चाहिए इस चीज को लेते हुए कि इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति फिर आई तो एक्टिविटी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, एक्टिविटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए एंड बेटर ये है कि ऑनलाइन वाला मुझे बेटर ही ऑप्शन अब लग रहा है इस समय, उसकी तैयारी तो होनी चाहिए। हाँ, सो आई हैव अगेन अ टॉक विद मनीष जी एंड होपफुली फ्यूचर के लिए बेटर होगा। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, सबका प्लेसमेंट यहीं रहते हुए हो जाए, देन दैट इज द मोस्ट वंडरफुल पार्ट। आपकी भी अचीवमेंट होगी, हमारे लिए भी होगा, और 6 सेमेस्टर में आने से पहले फिर आपका एक हेडेक खत्म हो जाएगा इस चीज को लेकर। हाँ, सो एनीवन एल्स और शुड वी स्टार्ट अवर कोर्स? हम लोग पढ़ना शुरू करें, ठीक है? तो हम लोग अभी मैं देख रहा हूँ बेटा, टिल नाउ 22 पार्टिसिपेंट्स आर देयर एंड आई एम स्टिल वेटिंग, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, कि इस चीज को लेकर कि आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि प्लीज आप लोग रेगुलर रहिए। लास्ट वीक में एक तो आपका प्लेसमेंट की वजह से एक्टिविटी नहीं हुई और मैं भी शायद इंडक्शन में थोड़ा बिजी हो गया था क्योंकि आपके जूनियर्स आए, तो उसकी वजह से करीबन 1-2 क्लासेस हम नहीं ले पाए थे आपसे, बट स्टिल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटीज को डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा मैं रिकैप हल्का सा करा दे रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटीज को पढ़ते समय हम लोगों ने लेवल्स ऑफ टेस्टिंग पर फोकस किया हुआ था और लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में हम लोगों ने 4 चीजों पे बात की थी: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम में हम लोग ने बात किया था उस समय कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हो रहा है दैट इज बीइंग डन बाय द टेस्टर्स ओनली, ओके। वेयर एज जब हम बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की तो वहां टेस्टिंग इज बीइंग डन बाय द कस्टमर्स। बीच में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टब्स एंड ड्राइवर्स की भी बात की थी और आप लोगों ने उसको लेकर एक सरप्राइज भी किया था। सो सरप्राइज आई थिंक अभी मैंने रिवर्ट आपको नहीं किया हुआ है, आज वो भी रिवर्ट मैं कर दूंगा इस चीज को लेकर। तो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग तो हमें क्लियर हो गया होगा, आई होप एवरीवन, और ये क्लैरिटी आ गई होगी कि हम लोग जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आता है ना, जस्ट एक्सप्लेन हाउ डू वी स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल एंड गो टुवर्ड्स द लार्ज। छोटे से हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग बड़े की ओर जाते हैं। इसको अगर जस्टिफाई करना है तो इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? छोटे से का मतलब क्या होता है? छोटे से का मतलब होता है कि हम लोग एक यूनिट से, एक छोटे से यूनिट से या उस पूरे सॉफ्टवेयर के एक कंपोनेंट से हम लोग उसको बनाने से शुरुआत करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं और टुवर्ड्स हम लोग यूनिट गए। यूनिट के बाद हमने एक एक यूनिट को इंटीग्रेट किया, यानी थोड़ा सा बड़ा हुआ। इंटीग्रेट करने के बाद जब पूरा इंटीग्रेट हो गया तो सिस्टम की बात कर रहे हैं और फिर हम लोग कस्टमर से कह रहे हैं कि अब वो एक्सेप्ट कर ले। सो टेस्टिंग इज बीइंग डन फ्रॉम द स्मॉल टुवर्ड्स द लार्ज। सो इफ सच अ क्वेश्चन कम्स इन दिस, इफ इट इज कमिंग देन इट वुड कम इन एलोबरेटिव फॉर्म, एक्सपैंड करने को आएगा, that you have to justify that testing is being done from the small towards the large। तो यहाँ पर इस केस में आपको जो बातचीत करनी है that is स्मॉल का मतलब हो गया यूनिट टेस्टिंग और हमें चारों लेवल के बारे में बात करनी है, ये हमें क्लियर हो गया होगा। तो टेस्टिंग वाला पार्ट अगर क्लियर हो गया तो जो अगला एस्पेक्ट आता है इस एक्टिविटीज में वो आता है डिबगिंग। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिबगिंग के बारे में बात करते हैं और मैं आपसे अब आगे कंटिन्यू करता हूं उसी के बेसिस पर। किसी को पूछना है इसमें अभी तक? एनीवन? कुछ पूछना तो नहीं है? आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। सो डिबगिंग के बारे में जब हम लोग पहले भी जब डिफिनेशन किए हुए थे तो शायद एक चीज हमें क्लियर ये था कि जब कभी भी सॉफ्टवेयर फेल होता है किसी भी कारणवश तो उस केस में हमें उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है और शायद इसी प्रोसेस को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिरकार वो गड़बड़ी हुई कहाँ और उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसी को ही हम लोग डिबगिंग कहते हैं। The process of identifying and correcting a software error is basically known as debugging। और ये हो कब रहा है? Whenever a software fails। जब कभी सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है उसी समय हमें उसके रीजंस को जानने की कोशिश करना है, आखिरकार वो फेल क्यों हुआ।
किस लिए फेल हुआ, अगर हमें ये समझ में आएगा तो उसके बाद ही हम शायद उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका क्लैरिटी नहीं है इस चीज के बारे में कि रीजन क्या है फेल होने का, तो हम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे चेंजेस करने को और सोल्यूशन को निकालने के लिए। ठीक है, सो whenever a software fails it is very much necessary that we have to understand the reason, आखिरकार ये सॉफ्टवेयर फेल क्यों हुआ है, और जब वो रीजन हमें समझ में आता है कि जिसके कारणवश ये फेल हुआ है, तो हम कोड में सर्टेन चेंजेस को सोर्स कोड में करने की कोशिश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इनको ठीक करने के बाद जो भी रीजंस हमें समझ में आए हैं उसकी वजह से ये फेलियर रिपीट नहीं होगा। तो जो डिबगिंग की जो डेफिनेशन है, डिबगिंग is known as the process of identifying and correcting a software error, and this process is known as basically debugging। और ये शुरू कब हो रहा है, ये शुरू हो रहा है फेलियर आने के बाद। जैसे जब फेलियर आता है तो फिर उस केस में इस चीज की शुरुआत हो जाती है, वहीं से आखिरकार ये फेलियर आया क्यों है, और उसके अकॉर्डिंगली जो फेलियर आया हुआ है उस इनपुट के बेसिस पर ये वहां पर उसको रेक्टिफाई करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लास्ट लाइन में अगर देखो तो दो चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज ये लिखा है, द डीबगिंग इज अ क्वाइट डिफिकल्ट प्रोसेस और अ डिफिकल्ट फेज, एंड दूसरा जो इसी में जुड़ा हुआ, एंड इट मे बिकम वन ऑफ द रीजंस फॉर द सॉफ्टवेयर डिलेज। सो अगर मैं आपसे कहूं, आपसे ये पूछने की कोशिश करूं, आपको क्या लगता है कि इस डीबगिंग why do you think that debugging is so difficult? क्यों इसको मैं डिफिकल्ट के बारे में बात कर रहा हूं? तो आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो दो चीजें हैं, एक तो ये समझना डीबगिंग है क्या चीज, दूसरा डीबगिंग डिफिकल्ट क्यों है जिसको अभी हम आगे बात कर रहे हैं, तीसरा डीबगिंग प्रोसेस कैसे होता है, वैसे एक बार हम लोग बात कर चुके हैं अर्लियर एक डायग्राम के थ्रू, और चौथा जब हम डीबगिंग प्रोसेस हम लोग जान जाते हैं तो उसके साथ ही हम लोग उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे या अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। ये पूरा डीबगिंग में हमारे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, सो why do you feel it is difficult? Anyone? I would like that someone of you कुछ अपना स्टेटमेंट करे, कुछ बताएं। सर आइडेंटिफिकेशन में टाइम लगता है कि किस में हमको एरर है या क्या एरर है ये मुझे अभी पता नहीं है, तो सर वही चेक करना है उसके लिए, तो आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट। बिल्कुल ठीक बात। एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये डिटेक्ट कर पाना कि आखिरकार वो गड़बड़ी है कहाँ पर, यही अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट बात है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि भाई, डॉक्टर को आप बताते हो कि मुझे इस जगह पे दर्द हो रहा है, तो फिर वो बताता है डॉक्टर आपको कि वास्तव में कि सर दर्द वहां नहीं हो रहा है, वो बेसिकली एक सिम्टम है, दर्द कहीं और हो सकता है। यानी कि कभी कभी हम जो आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पर गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है कि डायरेक्टली वहां पर गड़बड़ी ना भी हो, बल्कि उसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल एरर कहीं हुआ होगा वो कहीं और पे भी हुआ होगा। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना, जैसे अभी अरुण ने बताया, एक डिफिकल्ट काम है, आसान काम ये नहीं है। सो अगर यही डिफिकल्ट है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा डिफिकल्ट है कि हम, यानी एक डिटेक्शन प्रॉब्लम एक डिफिकल्ट काम है, और डिटेक्शन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो उसको फिक्स करना वो भी अपने आप में एक डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो जैसे हर सॉफ्टवेयर एक यूनिक होता है, उसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर यूनिक है, देन एवरी बग डिटेक्शन प्रोसेस भी अगर मैं कहा जाए तो उसमें अलग अलग अप्रोचेस लगते हैं। जेनरिक अप्रोच एक है, बट तरीका अलग अलग होता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही अलग है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिटेक्ट, कब तक हमें पता चल पाता है एक्चुअल में क्या है, और उसको हम लोग फिक्स करते हैं। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रॉपर तरीके से उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, और बग जो है वो उसको करेक्ट कर पाए ये फीजिबल। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी करना पड़ता है कि अभी हम तुरंत पोस्टपोन अभी कर देते हैं, बाद में इसमें और करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा क्योंकि हमें अभी क्लैरिटी नहीं हो रही है। बट अगेन ये डिपेंड किस चीज पर कर रहा है, ये इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा बग है
अगर वो बग ऐसा है जो कि कैटास्ट्रॉफिक इन नेचर है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता, तो मेरे लिए तो वो हाई प्रायोरिटी की चीज हो जाएगी और मुझे निकालना तो हर हालत में जरूरी है। बट अगर ये नहीं हो पा रहा है, मान लेते कैटास्ट्रॉफिक नहीं है और माइनर बग है, तो उसी समय शायद हमें कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, एनीवन एल्स अगर कोई अपना पॉइंट इसमें रखना चाहे, व्हाई डू दे फील दैट डीबगिंग इज सो डिफिकल्ट? Anyone, why is debugging a difficult process according to you? एक तो ढूंढने की चीज भी कठिन काम है। Anyone else? सर ऑल्सो अगर हम एट टाइम्स ये भी होता है कि हम कोई पार्ट हम डीबग कर रहे हैं तो उसकी वजह से कोई और पार्ट उसका इफेक्ट हो जाए और वहां पे भी हमें बग्स दिखने लगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को जिसको हम आइडेंटिफाई किए हैं, वो मान लेते हैं कि शायद उसको आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफाई हो गया पहला स्टेप, दूसरा हो गया अब हम उसको ठीक भी तो करेंगे, तो जब हम ठीक करेंगे कहीं और किसी और चीज को तो इफेक्ट ना कर पाए। तो लोग कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है और इसको लेकर काफी आर्टिकल्स भी आए हुए हैं कि कभी कभी ऐसा है कि हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर एरर को ठीक कर रहे होते हैं, वो एरर तो ठीक हो जाता है बट उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, बहुत सारे और एरर जुड़ जाते हैं। तो हम आखिरकार इस चीज को अगर देखा जाए, ये तय करना व्हेन शुड वी स्टॉप टेस्टिंग या व्हेन शुड वी हाउ शुड वी हैव द कॉन्फिडेंस दैट अब हमारा प्रोडक्ट ठीक है, हम अब आगे बढ़ें, इट इज अ वेरी डेलिकेट मैटर। ये हम उसको प्रॉपरली, इसको ठीक तरीके से हमारे लिए एक यार्डस्टिक रखते हुए, उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हुए हम फाइनली फिर किसी कंक्लूजन में पहुंचे, दैट इज नॉट एट ऑल एन इजी टास्क। ओके, सो आई एग्री विद यू, या श्योर। और कोई, एनीवन एल्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लग रहा है, क्यों तुम्हें लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, और कोई रीजन नहीं? अगर देखो दोनों ही केस में एक कॉमन चीज निकल के आ रही है, उसको मैं सोचने को कह रहा हूं। मान लेते हैं कि आप डेवलपर हो, मान लो, एज्यूम करो आप डेवलपर हो और आपको मैंने ये चीज बताई हुई है कि मान लेते हैं कि इस लोकेशन पे ये चीजें गड़बड़ी हैं। जस्ट हाइपोथेटिकली आप एज्यूम करो आप ही डेवलपर हो और आपको मैंने ये बताई हुई है, तो आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति कैसी होगी, आप बता सकते हैं? सर एरर टाइमली फिनिश हो जाए, जो भी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो टाइमली खत्म हो जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिले होगा तो मतलब इफेक्ट कर सकता है हमको फाइनेंशियली या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। वो ठीक बात है, वो तो एक एस्पेक्ट हो गया जहां पर एक मजबूरी भी है और हमें करना है कि हमने जो कमिटमेंट किया हुआ है अपने क्लाइंट के साथ उसको तो हमें पूरा करना जरूरी ही है। बट एज्यूम करो कि आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया है, टेस्टिंग कहीं और की हुई है, या हो सकता है आप डेवलपर और भी हो और आप टेस्टर भी हो, बट आपको मान लेते हैं एज अ डेवलपर आपको ये पॉइंट करा जाता है, डेवलपर का मतलब यू टेक सर्टेन प्राइड इन इट दैट यू हैव मेड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसके बाद आपको बताया जाए जिस चीज में भैया आप प्राइड कर रहे हैं, नाउ लेट मी टेल यू द व्हाट आर द एरर्स आर देयर। तो उस केस में व्हाट, जस्ट इमेजिन द साइकोलॉजिकल थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द डेवलपर्स माइंड आल्सो। ओके, एक ये हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं हमें पता सर, ना हुई सॉल्व तब क्या करेंगे सर? ये भी 100% बिल्कुल सही है। यानी कि हम अगर बाकी इंजीनियरिंग से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स है वो तो एक सिर्फ मदद करती है, उससे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और अगर देखा जाए ड्यू टू द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, तो उस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो साइकोलॉजी लगती है कि हाँ ये गलती हुई अब इसको ढूंढो, तो एक प्रेशर जो आ जाता है और उसको ढूंढा जाए और उसको ठीक किया जाए, मेरे पर इस चीज का भी प्रेशर है कि मेरे पर टाइम है, इस वजह से एक डिफिकल्टी का जो लेवल है वो बड़ा हाई हो जाता है। अगर मैं प्योरली ये बात कहूं कि ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है और ये टोटली ऑटोमेट हो रहा है, तो शायद ये ज्यादा आसान काम है। आपको भी उसको देखा जाए तो ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगेगा, एक डेवलपर को भी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगेगा। डेवलपर के लिए ये ढूंढना कि गलती कहां पर है जो उसको बताई जा रही है टेस्टर को, और उसको बैक ट्रैक करना और उस चीज को पता करना वो गलती कहां, ये आसान काम नहीं है और उसमें बहुत साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल काम लगता है।
और जो मेंटल काम हो रहा है इसमें समय और ज्यादा लगता है, और साथ में थकान भी अलग तरीके की लगती है मेंटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से। कोई कहे कि मेंटल इन्वॉल्वमेंट का फर्क, इट इज अ मेंटल एक्टिविटी जो है वो आपको क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डालती है, बट इनफैक्ट मेंटल एक्टिविटी में तो लगती ही है। तो यहाँ पर जब हम टेस्टिंग की डिबगिंग की बात कर रहे हैं तो डिबगिंग में आपकी मेंटल एक्टिविटी भी लग रही है, आपको टूल्स सिर्फ मदद करते हैं, और हमारे पास 100% ऑटोमेटेड चीजें नहीं है। ये मैं कह दूं कि कि अब जो है बिल्कुल भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और ये सब कुछ ऑटोमेटेड होगा तो ये आसान काम है। बट अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और मैं ये बोल रहा हूं कि ऑटोमेटेड पार्ट जो है वो थोड़ा है, बट उसको भी हमें वेरीफाई करने की जरूरत है, तो देन स्टिल इट्स अ टफ वर्क। जो ऑटोमेटेड पार्ट है वो सिर्फ आपको इंडिकेशन देता है। जैसे पाइथन में भी तुम जब रन करते होगे, अगर जिन लोगों ने उस पर काम किया, सी पे भी रन करते हो, तो जो आप उसमें एरर आता है कंपाइल करते हो तो वो एक हिंट देता है। काफी हद तक वो जो आप कंपाइल करने के बाद वो हिंट देता है, वो काफी बार तो ठीक होता है एलिमेंट्री लेवल्स पे, बट कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोग सोचते हैं देखो इसमें लिखा तो हुआ ये है, बट ये जो चीज हम वहां पर जा रहे हैं हमें तो वो चीज बिल्कुल ठीक लग रही है, यानी एरर कहीं और है। यानी कि मुझे साथ साथ में टूल सिर्फ एक मदद कर रहा है, उसके अलावा मुझे ये जो बहुत जरूरी हो रहा है कि मुझे अपना साइकोलॉजिकल चीज को भी ध्यान में रख को यूज करना है, उस मेंटल एक्टिविटी को यूज करना है, और उसके बेसिस पर चीजों को डिबग करना है। सो दिस इज नॉट अ टफ, दिस इज नॉट एन इजी वर्क। आई होप एवरीवन इज एग्रीइंग विद मी। यस सर। So it is a difficult work, and due to all these things there may be a possibility कि इसमें जो है वो डिले हो सकता है। ठीक है, सो एवरी जैसे हमने बात किया हुआ था कि जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिफरेंट है, तो जो बग डिटेक्शन प्रोसेस भी होगा, अप्रोचेस कॉमन हो सकती है। हम 3-4 तरीके से अप्रोचेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अप्रोचेस में किस कॉम्बिनेशन से किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो वेरी करता रहता है। ठीक है, सो एवरी बग डिटेक्शन प्रोसेस इज डिफरेंट बिकॉज द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज डिफरेंट, एंड इट इज डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिटेक्ट। पहले तो डिटेक्ट करो और उसको फिर फिक्स करो, इसमें हम ओवरऑल अपने लिए एक डेडलाइन तय कर लेना ये आसान काम नहीं होता है। लगता है कि हो जाएगा पर आसान काम नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो प्रॉब्लम को समझे, और प्रॉब्लम को समझने के बाद जब बग को क्लासिफाई किया है तो उसको क्लासिफाई करे, उसको लोकेट करे, और लोकेट करने के बाद फाइनली एक करेक्टिव एक्शन ले। बट जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं इन्वॉल्व एक ही चीज को पूरा करने के लिए, और साथ में जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो लोगों की प्रोग्रामिंग स्टाइल भी अलग अलग होती है। तो जब इस तरह की हेट्रोजीनियोसिटी जब इन्वॉल्व होती है तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है। जिस प्रोडक्ट को मैं खुद बना रहा हूं और मैं खुद ही कर रहा हूं तो वो शायद उसको रिजॉल्व करना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू अ प्रोडक्ट जहां पे नंबर ऑफ डेवलपर्स आर बीइंग इन्वॉल्व। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना और उस चीज को ढूंढ पाना, क्योंकि हेट्रोजोनियस लोगों ने अलग अलग लोगों ने बनाया हुआ है, उसको ढूंढ पाना, बैक ट्रैक कर पाना भी आसान काम नहीं होता है। ठीक है, सो अभी जस्ट हमने कहा हुआ है, जो प्रीवियस डिस्कशन हुआ है वो क्या है, डिबगिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, एंड द मेन डिफिकल्टी हियर इज दैट अगर आप देखोगे दिस इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर साइकोलॉजी। बिकॉज डिबगिंग में आप चीजों को ढूंढ रहे हो, पता कर रहे हो कि लोकेट कर रहे हो, यहाँ पे मेंटल वर्क लग रहा है, और हमें भी मेंटल फैटीग हो सकता है या हम भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं इस चीज को ठीक करने में। इस साइकोलॉजी की वजह से, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये डिफिकल्टी और आ जाती है। तो सिंडरमैन ने अगर कमेंट किया हुआ है जो ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ डिबगिंग है, इसको बस आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट, आप इसको सुन सकते हैं। And he has correctly, you can say rightly commented, so that it is one of the most frustrating parts of programming. Debugging के बारे में बता रहे हैं. It has elements of problem solving or brain teasers coupled with the annoying recognition that we have made a mistake, heightened anxiety and the unwillingness to accept the possibility of errors increase the task difficulty. Fortunately, there is a great sigh of relief and a lessening of tension when the bug is ultimately correct.
आखिरकार जब वो बग पता चल जाता है, उसको करेक्ट कर लिया जाता है, तो लगता है बहुत बड़ी चीज फतेह हो गई है। अदरवाइज जब तक वो पता ना चले, उसको ढूंढा जाए, वो ढूंढने के साथ उस चीज को लेकर एंग्जाइटी है कि डेडलाइन आ रही है और हम उस चीज को प्रॉपर तरीके से ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज अभी जैसे अभी आपने किसी ने भी बताया हुआ था कि अगर हम उसको ठीक करें तो उसका कॉन्सिक्वेंस वो तो ठीक हो जाएगा, बट कहीं और कुछ और गलती ना जुड़ जाए। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के पास जो ये ह्यूमन एस्पेक्ट हो रहा है डिबगिंग का, इट मेक्स द थिंग्स more difficult. It makes the things more difficult. Anyone would like to comment something or give? Anyone would like to comment something or give their views till now? मैं चाहूंगा कि आप में से भी कोई बोले। सर कभी कभी जब प्रोजेक्ट एफिशिएंटली रन कर रहा होता है तो उसमें डिबगिंग करना जरूरी है कि मतलब जैसे कोई फीचर है जो स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है, तो सर उसमें डिबगिंग करना जरूरी है कि उसको ऐसे ही छोड़ दे? नहीं, वो अगेन स्लोली कर रहा है। स्लोली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? स्लोली का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स टाइम से आपका? यस सर, रिस्पॉन्स टाइम स्लो है सर। तो अगर ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ये पहले ही एसआरएस में ये दी जा चुकी है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा है कि इतने सेकंड्स में, मान लेते हैं जैसे एक वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट में मल्टीपल यूजर्स एक साथ उस पे लॉगिन कर सकते हैं, और उस वेबसाइट पे अगर देखा जाए जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे तो उसकी भी एक लिमिटेशन होगी, और जो उनका रिस्पॉन्स होगा देयर में भी अ पॉसिबिलिटी कि वो सर्वर उतना बिजी हो जाए और उसके बेसिस पर वो क्या रिस्पॉन्स करे। तो देयर में बी अ पॉसिबिलिटी ये क्लाइंट खुद ही स्टेट करे कि मुझे वो डिफाइन करे क्वांटिटेटिवली, और वो बेटर है क्वांटिटेटिवली अगर डिफाइन कर रहा है कि रिस्पॉन्स टाइम उसको क्या चाहिए जब कोई क्लाइंट, जब ये यूजर काम करता है उस पर। तो और ये टेस्टिंग होनी चाहिए मैक्सिमम लिमिट पे। मान ले जो उसने रिस्पांस टाइम दिया हुआ है और उसने ये बताया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स जो एक साथ लॉगिन उस सॉफ्टवेयर पे या उस वेबसाइट पे कर सकते हैं, तो हमें उतने पर तो मिनिमम ये करना ही पड़ेगा कि अगर मान लेते 10,000 यूजर्स एक साथ हमारे प्रोडक्ट पे लॉगिन कर रहे हैं और हमें ये रिस्पांस टाइम चाहिए, तो अगर उससे कम है तो आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डन मोर। मे बी शायद हम पावरफुल सर्वर की बात करें, मे बी शायद हम उसकी डिजाइन की बात करें, शायद डिजाइनिंग वाला पार्ट एस्पेक्ट ऐसा हो कि वो स्मूथली नहीं चल पा रहा, वी डोंट नो, उसको डायग्नोसिस उसकी करने की जरूरत पड़ेगी। बट जैसे अभी आपने बताया अरुण, यहाँ पर अगर ये आइडेंटिफाई पहले से रिस्पॉन्स टाइम है तो अच्छा है, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं है तो वो बड़ा वेग होगा तो उस केस में तो अगर कहें तो हम शायद बस क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, बट नॉर्मली ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के केस में यानी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, और क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट भी उसको भी न्यूमेरिकली बताने की सेट करने की जरूरत पड़ती है, तभी उसकी तुम टेस्टिंग कर पाओगे। तो जितने भी हम लोग ने जब सिस्टम टेस्टिंग की बात की थी, यस सर, सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग लोड की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम लोड जो भी दिया जाता है, से 10,000 तो हम 10,000 पे टेस्ट नहीं करेंगे, 10,000 तो मैक्सिमम लिमिट है, उससे थोड़ा ज्यादा ही करेंगे। जो पीक वैल्यू होगी, पीक वैल्यू से थोड़ा ज्यादा ही करेंगे, उससे पे भी अच्छा तरीके से काम करना चाहिए, नहीं तो अचानक क्रैश कर जाएगा। और रिस्पॉन्स टाइम कितना दे रहा है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी वेरी करेंगी, देखना ये भी कि हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारे एस्पेक्ट एक आज के समय के मल्टी यूजर और एनवायरनमेंट में हमें ये सब चीजों को टेस्ट करने की जरूरत है, और ये सब कुछ भी डिफाइंड रहता है। ओके सर, ओके। और अगर ये डिफाइंड नहीं है तो एज अ आई थिंक जब हम एसआरएस बना रहे थे और हमें जब क्लैरिटी आई होगी चीजों के बारे में, तो मुझे भी तो उनसे एक बार कहना चाहिए अपने क्लाइंट से कि सर यहाँ पे तमाम सारे यूजर्स हो रहे हैं, व्हाट रिस्पांस टाइप ऑफ रिस्पांस टाइम डू यू एक्सपेक्ट। वो शायद उतने परफेक्टली चीजों को ना बता पाए, बट अगर वो स्लो है तो स्लो होने के केस में इतना तो जरूर बता देंगे बाद में कि हाँ देखो स्लो हो रहा है। यस सर, यस सर। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने लेवल पे भी देखने की जरूरत पड़ेगी। एनीवन एल्स बेटा? एनीवन एल्स? ओके, सो आई एम गोइंग फर्दर, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है।
हमने जैसे बात किया हुआ है, देयर मे बी मेनी रीजंस जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं जो डिबगिंग प्रोसेस है वो डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है, बट ज्यादातर जो चीजें पाई जाती हैं वो साइकोलॉजिकल रीजंस पाई जाती हैं, टेक्निकल रीजंस के बजाय। साइकोलॉजिकल रीजंस आर मोर प्रेवलेंट ओवर टेक्निकल रीजंस, ड्यू टू व्हिच द डिबगिंग प्रोसेस बिकम्स मोर एंड मोर difficult. There are certain debugging tools which are available, जिसकी वजह से अगर tools available है तो उससे human involvement कम होता है, but ये कह पाना कि अब human involvement zero हो जाएगा वो शायद अभी भी ऐसा देखा जाए तो ये possible नहीं है। 100% टूल पे डिपेंड करते हुए भी चीजों को रेक्टिफाई हम कर ले जाएं, दैट इज नॉट एट ऑल एन इजी प्रोसेस। इस तरीके से चीजें हो पाना भी मुश्किल है। ठीक है, तो डीबगिंग प्रोसेस पर अगर हम फोकस करें तो डीबगिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी जस्ट बात हुआ, डीबगिंग मींस डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग बग्स फ्रॉम द प्रोग्राम। यही तो हम काम ओवरऑल कर रहे हैं। और जब कभी भी व्हेनेवर अ प्रोग्राम जनरेट्स एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर तो हम उसी को ही तो फेलियर कहते हैं। वो फेलियर हो रहा है और वो डिटेक्ट हो गया, और उसको डिटेक्ट होने के बाद हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब हम अर्लियर डिस्कस कर रहे थे तो हम ये बात जान रहे थे कि दिस दैट द फेलियर दैट कैन बी वेरी माइल्ड, दैट कैन बी सीरियस इन नेचर, दैट कैन बी एक्सट्रीम और कैटास्ट्रोफिक इन नेचर। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फेलियर हमें एक्शन जो लेना है वो किस तरीके का एक्शन लेना है, कितने समय में हमें लेना है, वो सब चीजें हमें करना पड़ता है। So you can say that जो debugging process है that starts after receiving a failure report, and this failure report is given to us either from the testing team, या तो उस लेवल पे हो, या मैंने मान लेते जब हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में गए तो जब हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में गए तो हमने क्या किया हुआ है, हमने उस केस में क्लाइंट जब उस पर काम कर रहा होता है तो वो रिपोर्ट करता है। तो debugging process starts after receiving a failure report, and this failure report can either be obtained either from the testing team or from the users itself जब वो काम कर रहे होते हैं। तो ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करो तो जो हमारे स्टेप्स हैं द डिबगिंग प्रोसेस के, द स्टेप्स ऑफ डिबगिंग प्रोसेस आर, 4 स्टेप्स आ रहे हैं। रेप्लिकेशन ऑफ द बग, understanding the bug, locating the bug and fixing the bug and retesting the program। ये 4 पार्ट्स आ रहे हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जिससे थोड़ा सा इससे मेरी आपको थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा। द स्टेप्स ऑफ डिबगिंग प्रोसेस आर रेप्लिकेशन ऑफ द बग, अंडरस्टैंडिंग द बग, लोकेटिंग द बग and fixing the bug and retesting the program। Okay, replication of the bug, understanding the bug, locating the bug and fixing the bug and retesting the program. These are the steps of the debugging process। So we'll just now have a discussion of the 4 steps। और पहला स्टेप पर आज प्राइमरी लेवल पे डिस्कस करते हैं, बाकी फिर हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। पहला होता है रेप्लिकेशन ऑफ द बग। रेप्लिकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है और रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है और हम रेप्लिकेट क्यों करना चाहते हैं? एनीवन? रेप्लिकेशन मींस अ कॉपी। रेप्लिकेशन मींस अ कॉपी, बिल्कुल ठीक बात है। या अगर हम कॉपी कहें तो, या हम उसको कहें उसी तरीके से फिर से चीजों को हम रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉपी का मतलब होता है रिक्रिएशन ऑफ द प्रीवियस थिंग। तो यहां मैं बात कर रहा हूं, क्या हम बग का रिक्रिएशन करना चाह रहे हैं? व्हाट डज इट मीन? एनीवन? और क्यों करना चाहेंगे? एनीवन बेटा? जस्ट थिंक अबाउट इट। सर जहां जहां हमें डिबगिंग करनी है तो उस पोजीशन पे उसी बग के लिए हमें मतलब टेस्ट, उसी बग के लिए हमें टेस्टिंग करनी है, उसी बग के लिए हमें चेक करना है कि यहाँ पे वो बग है कि नहीं। तो सर ऐसा कुछ नॉट श्योर। हाँ, तो पहला अगर हम कहें तो जो पहला स्टेप है वो फिक्सिंग में वो है रेप्लिकेटेड। द फर्स्ट स्टेप इन फिक्सिंग अ बग इज टू रेप्लिकेट इट। This means we have to try to recreate the undesired behavior under controlled conditions। यानी कि मैं सेम तरह का इनपुट फिर से देने की कोशिश कर रहा हूँ, सिमिलर एनवायरनमेंट फिर से तरीके की कोशिश कर रहा हूँ,
हमने कहा क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को समझने के लिए, आखिर गलती है कि नहीं है। अगर मुझे चीजों को समझना है तो मुझे उस एनवायरनमेंट को फिर से क्रिएट करना होगा, तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर क्रिएट करने के बाद उस तरह की चीजें रिपीट नहीं होती तो इसका क्या मतलब आएगा कि कोई और बात भी हो सकती है, देयर मे बी सम अदर पॉसिबिलिटी। तो अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक के बाद वही स्टेप होता है, हम उसी तरीके से काम हम लोग करते हैं। सो व्हाट वी रिक्वायर दैट अंडर द सेम सेट ऑफ इनपुट्स, अंडर सिमिलर कंडीशंस to the program, and we should get the same type of output, yani it should produce a similar unexpected behavior. अगर similar unexpected behavior हो रहा है, then in that case we say that we are able to replicate a bug. We are trying to replicate a bug. So replicate तभी हो सकता है जब similar set of input, similar condition में उसी तरह की situation, उसी तरह का failure arise होता है, तभी हम इसको replication कहते हैं। काफी केसेस में तो ये बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रेप्लिकेशन कर पाना भी बड़ा एक डिफिकल्ट काम होता है, और डिफिकल्ट काम में उस तरीके से इट में रिक्वायर मेनी स्टेप्स होता है, और कभी कभी तो रेप्लिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। एंड इफ वी आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट द बग, हम उसको रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो मैं उसको वेरीफाई कैसे करूंगा, और वेरीफाई करके उसको फिक्स कैसे करूंगा? मैं चीज को तो उसी को ठीक करूंगा ना जो मुझे लग रहा है कि वो बार बार आ रही है और रिपीट हो रही है। तो पहला काम अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि मैं पहले वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि गड़बड़ी है, और वेरीफाई ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ी है, तो मैं इसको ठीक कैसे करने वाला हूँ? So, अगर देखा जाए failure, hence you can say that अगर if we fail to replicate a bug, this is going to be a big challenge. ये एक बिग प्रॉब्लम होती है कि इसका मतलब ये होगा कि मेरे लिए प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाना कि गड़बड़ी कहाँ है, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम फिर से होने वाला है। Okay, so if we cannot replicate the bug, then we cannot verify it, and if we cannot verify it, चाहे जैसे जो भी स्थिति हुई हो, तो उसको मैं कलेक्ट कैसे करूंगा? I hope you got my point. मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्यों रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है? Yes sir. ठीक है। सो अगर देखा जाए तो रेप्लिकेशन ना होने की वजह तमाम कारण हो सकती हैं। प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो जो रेप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है, जैसे आपको लिखा हुआ है, इट मे बी पॉसिबल दैट यूजर ने प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाया, रिपोर्ट नहीं कर पाया आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी। ये हो सकता है कि प्रोग्राम जो है वो फेल हो गया होगा ड्यू टू सर्टेन हार्डवेयर प्रॉब्लम्स उसके साइड में, या पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी या नेटवर्क कंजेशन प्रॉब्लम, और हम फोकस करने लगे हो सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से ठीक हो और पता चल रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो और सॉफ्टवेयर कैसे ठीक तरीके से काम करेगा? और नेटवर्क कनेक्टिविटी वापस आ जाए तो उस तरह का फेलियर रिपीट होने ही वाला नहीं है। The program may fail due to certain system software problems. System software problems का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर जिस पर काम कर रहा है, उस पर जो कंपाइलर्स, उस पर जो ड्राइवर्स है, वो जो भी चीजें हैं उनमें कुछ दिक्कत आई हो। हम टेस्ट अपने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कर रहे हैं, तो हो सकता है देयर मे बी अ सेट ऑफ पॉसिबल रीजंस बिफोर गोइंग एंड चेकिंग आवर सॉफ्टवेयर, देयर मे बी उसके साथ उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो तमाम सारी चीजें और जरूरत पड़ रही हैं, हो सकता है वो ठीक से ना काम करी हो, और बाद में जब वो ठीक उसको देखा जाए तो उसके बाद हम ये पाएं कि वो प्रॉपर हमारा सॉफ्टवेयर काम करने लग जाए। सो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। मान लेते हैं कि अभी जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और अभी किसी वजह से अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 19 है। मैं ये सोचूं, मैं मान के चल रहा हूं नेटवर्क इश्यूज को लेकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 ही है जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये क्यों मानूं कि भाई कुछ लोगों ने यहाँ पे अटेंडेंस डाल के वो चले गए? मैं मान रहा हूँ कि भाई हो सकता है देयर में भी सर्टेन नेटवर्क इश्यूज, देयर में भी सर्टेन थिंग, बट दैट डज नॉट मीन कि जो जूम है, मान लो मेरा प्रोडक्ट जूम ही था जिस पर भी हम लोग काम बातचीत कर रहे हैं, वो उसमें गड़बड़ी आ गई है। अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिल जाए तो जूम पे ठीक काम करने लगे। So it is very much important that when we go further and try to investigate, it is very necessary for us that we should be able to replicate the problem. And if we are not able to replicate it, then there may be more issues associated with it जिनको हमें explore करने की जरूरत है। Is it clear, everyone? Yes, sir.
ओके आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर बाकी स्टेप्स और अप्रोचेस को हम लोग कल बात करेंगे. I would now request everyone to just open their cameras so I may take a snapshot. Don't worry, मेरे पास टाइम बहुत है. तुम देख रहे होगे इस समय जो रिकॉर्डिंग है वो क्लाउड पे हो रही है, तो ये नहीं होगा कि मैं अचानक कट जाऊंगा. तो प्रोफेशनल Zoom ID पे इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तभी वो आया भी नहीं था इस समय. So that's not going to be an issue. Everyone, please just open your cameras for 2 minutes before signing off today. Sunidhi, Ishita, okay, and Akansha, Prabhav, Shalini, okay. Shalini and Mahima, please open your cameras. अरे दिसंबर का पहला दिन है आज. कम से कम आज तो देखे तुम लोगों को. महिमा, आर यू देयर? शालिनी, हेलो. और बाकी लोग जो है नहीं कनेक्टेड. सो एवरीवन प्लीज एक बार रिक्वेस्ट ये है कि अटेंडेंस पे ध्यान दीजिए. सब लोग का फॉर्म अच्छा भर गया है? फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं आई? एवरीवन ना? Yes, sir. ठीक है. Okay, so that's all for today. Now we'll meet tomorrow. Thank you everyone. Happy learning. Bye. Thank you, sir.